हेलो और नमस्कार। तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 इन इंग्लिश। ये सेट ऑफ 25 क्वेश्चन है। आई होप इससे पहले आपने सेट 1 और सेट 2 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप आने वाले वीडियोस में या इस वीडियो में या उसी वीडियो में जाके किसी भी तरीके से कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में इशू है या इस टॉपिक पे इशू है, तो मैं अपनी तरफ से उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो लेट अस आरंभ। तो ये आता है हमारा पहला क्वेश्चन। Select one word substitution for an imaginary place where everything is perfect. एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ सही होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो सब कुछ सही नहीं होता है। कोई ऐसी जगह होगी जहाँ सब कुछ सही होता होगा। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? यूटोपिया है, ज़ूटोपिया है, यूनिकॉर्न है, डिज्नीलैंड है। डिज्नीलैंड तो पता ही होगा आपको कि एक डिज्नी का अपना बनाया हुआ लैंड है जिसमें सारे एनिमेटेड क्रीचर्स हैं। यूनिकॉर्न एक सिंग वाले घोड़े को भी कहते हैं और ऐसे स्टार्टअप जो हजार 1 बिलियन डॉलर क्रॉस कर लेते हैं अपना वैल्यूएशन, उसको भी कहते हैं। जूटोपिया एक मूवी आई थी एनिमेटेड। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूटोपिया। जी हाँ। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ए। सेकंड, एक्टिव वॉइस करना है, इसको पैसिव को एक्टिव में करना है। ठीक है? तो नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वन हैज़ टू, वन कैन अचीव नथिंग, वन कुड अचीव, कुड तो होगा नहीं क्योंकि हमें पता है, मैंने कई बार बताया है कि वॉइस चेंज करने में हम टेंस को नहीं बदलते, जो टेंस रहता है वही टेंस रखते हैं। ठीक है? तो विल नहीं होगा, ये नहीं होगा। वन हैज़ अचीव्ड, ये भी नहीं होगा। तो वन कैन अचीव नथिंग विदाउट हार्ड वर्क, तो ये होगा। ठीक है? सेकंड का आंसर हो गया डी। और थर्ड पे ये आपका लिटरेचर का क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर ऑफ द प्ले हाय बदना। मैंने आपको कई बार कहा है, फिर से कहूँगा कि अपने सिलेबस के सारे वर्क्स और उसके ऑथर को एकदम अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। आपके सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। ऑथर कौन है, उसका वर्क क्या है, या वर्क दिया रहेगा उसका ऑथर कौन है। ठीक है? तो है वदना का ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर, रघुनाथ मुर्मू, अरुंधति रॉय या गिरीश कर्नाड। विलियम शेक्सपियर, रघुनाथ मुर्मू कौन है ये आप बताइएगा। ठीक है? कमेंट में मुझे, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने झारखंड रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़े होंगे। झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन में ये एक लैंग्वेज से रिलेटेड आदमी है। तो आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि रघुनाथ मुर्मू कौन है। ठीक है? तो थर्ड का आंसर हो गया आपका गिरीश कर्नाड। ये गिरीश कर्नाड वही है नहीं, अब तो रहे नहीं, गुजर गए। ये गिरीश कर्नाड वही थे जो, आपने टाइगर मूवी देखी होगी सलमान खान की, तो उसमें जो शिनोर सर हैं वही है गिरीश कर्नाड। ठीक है? तो थर्ड का आंसर हो गया डी। और जाते फोर्थ पे। ये अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ केस फॉर कीपिंग सोल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शीथ। तो फोर्थ का आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ पे आ गया ईडीएम से बेस्ड क्वेश्चन है। बरी द हैचेट। हैचेट एक कुल्हाड़ी जैसा टूल होता है जिससे जिसको जंग में यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल कटिंग टूल नहीं, जिसको जंग में यूज़ किया जाता है लड़ाई के दौरान, उसको बोलते हैं हैचेट। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिस ईडियम में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके शब्दों को तोड़िए। कि बरी द हैचेट मतलब कुल्हाड़ी को दफना दिया गया। तो कुल्हाड़ी को दफना दिया गया मतलब क्या? कुल्हाड़ी किसको रिप्रेजेंट करता है? कुल्हाड़ी रिप्रेजेंट करता है जंग को, लड़ाई को। तो इसमें उससे रिलेटेड कौन सा है? फॉरगेट पास्ट क्वारल्स। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको ब्रेकआउट करके, ब्रेक डाउन करके अपने आंसर तक पहुंचना है, कभी एलिमिनेशन मेथड से, कभी कुछ। तो फिफ्थ का आंसर हो गया आपका डी। अब आ जाते हैं सिक्स पे। ये आपका फोनेटिक्स का पार्ट आ गया। दिस साइन इज प्रेजेंट
एन, ये प्रोनाउंसिएशन किस में प्रेजेंट है? ये कॉन्सोनेंट का पार्ट है फोनेटिक्स में। तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शंस रखे हैं अलोन, लर्न, फादर, जिसमें ए है। ये तो नहीं हो सकता, ये कॉमन सेंस कहता है, लेकिन बाकी सब में ए है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसे पता होगा कि ये साउंड आ का होता है। आ किसका होता है? आ, ऐसे होता है ये साउंड। तो ये आपको किस में आ रहा है? अलोन, अलोन में नहीं आ रहा है, लर्न में नहीं आ रहा है, रोक में नहीं आ रहा है, फादर में आ रहा है। ठीक है, तो सिक्स का आंसर हो गया ए। मैं आता है सेवन्थ पे। सेवन्थ अगेन आपका सीधे सीधे लिटरेचर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ कूपलेट इन द फेमस पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर का जो आपने सोनेट 29 अगर पढ़ा होगा तो उसमें टोटल 14 लाइन्स हैं। ठीक है, 14 लाइन्स को डिवाइड कैसे किया गया है? इसमें 3 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब 4-4 लाइन वाले, और एक कूपलेट है। कूपलेट का मतलब 2 लाइन वाला एक, सबसे लास्ट में जो है 2 लाइन, उसको एक कूपलेट बोलते हैं। तो इसमें सोनेट 29 में कितने हैं कूपलेट हैं? तो एक। ठीक है, तो सेवेंथ का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज एट्थ। ये आपका जम्बल्ड वर्ड है, तो इस सेंटेंस को आप पॉज करके पढ़ें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको अप्रोच करता हूँ, किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। एलिमिनेशन मेथड को सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे पढ़ के भी अब अगर आपको समझ में आता है तो वो तो बेस्ट है। ठीक है, तो क्यू क्यू है, आर है और पी है, तो ये दो है तो चांसेस इसमें बढ़ते हैं, क्योंकि दो दिया हुआ है तो मतलब उसी में कंफ्यूज करना आता है। इस तरीके से आप जाइएगा ना कि क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग जगहों से सॉल्व करिएगा, एक ही जगह से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छे हैं 5 जगह से आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इसी क्रम में मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि आपको थोड़ा एक वैरायटी मिलेगी थोड़ा, और जब आप एग्ज़ाम देके आएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि ये मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप में थे। तो चलिए खैर, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कैसे करना होगा? तो आर से शुरू होने वाले। 3 quadrants were next prepared. Next prepared under his command. नेक्स्ट मतलब इससे पहले कुछ काम हुआ होगा, हिज को डिफाइन करने वाला पहला सेंटेंस होना चाहिए, इससे पहले हिज को डिफाइन करना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब आता है पी से शुरू होगा। ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। ही, इससे पहले ही को डिफाइन करने वाला एक सेंटेंस होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो अब क्यू, दोनों क्यू आ गया। मैंने बोला था कि जब आपको सेम वाले दिए रहेंगे ना स्टार्टिंग, तो चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं कि उसी में से होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तुक्का ही लगाना है। तो उस तरीके से तुक्का भी कैसे सही लगाना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन 100 में से 100 किसी को नहीं आते हैं, 100% किसी को क्वेश्चन नहीं आते, 80%, 85% मैक्सिमम लोगों को आते हैं। उसके बाद 5-7 तो आदमी कितना भी अच्छा स्टूडेंट है वो तुक्का लगा के आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं पहले। तो क्यू, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आर्यन फाउंडर्स इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय थिन मिडल एज्ड मैन विद अ नोटबुक। ठीक है, फिर पी आता है ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की बात हुई है क्या अभी तक? नहीं हुई है, तो ये भी नहीं होगा। क्यू के बाद एस, ये मिडिल एज मैन विथ नोटबुक, ही वुड वे आउट द, हाँ ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट की बात हुई है, और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से, और जब भी आप फाइनल आंसर लगाएंगे उससे पहले एक बार सारे चारों सेंटेंस को एक क्रम में, जैसे जिस क्रम में आपने सजाया उस क्रम में आप पढ़ लेंगे, तो उससे आपको एकदम फाइनल डाउट भी कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 8 का आंसर हो गया आपका बी। नाइन्थ में आ जाते हैं। नाइन्थ आ गया अगेन आपका फोनेटिक्स का पार्ट। तो द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश आर रेस्पेक्टिवली। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है क्यों। साउंड्स इन इंग्लिश, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं भैया? 5 और 21, यही है ना सही? बेवकूफ़ हूँ, इतना इजी क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं तुमसे, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, इंग्लिश साउंड की बात हो रही है। तो आपने जिसने भी पढ़ रखा है उसे पता है कि वॉवल के साउंड कितने होते हैं? 20,
और कॉन्सोनेंट के कितने होते हैं 24। तो सही आंसर कौन सा है अपना डी। ठीक है, तो नाइन्थ का आंसर हो गया डी। अब आ जाते हैं टेंथ पे। ये आ गया आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन। मैंने सबको सारे क्वेश्चंस को जितने भी आपके सिलेबस में हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन का पैटर्न जैसे बनेगा, मैंने कोशिश की है कि उससे जितना से जितना हो सके करीब आपको रखने की कोशिश की, ताकि आपको एग्जाम में जाके कुछ भी नया तरीका नहीं दिखे। क्वेश्चंस ऑफ कोर्स नए दिखेंगे, लेकिन आप एकदम उसके पैटर्न से इतना आप कर चुके होंगे एग्जाम से पहले तक रिहर्सल की मॉक देके, कि आपको वो नया पैटर्न कुछ नया नहीं मिलेगा। पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन 2 4 5 10% नए मिल सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपको अच्छे से पता होगा। तो ऐसे ही बीच बीच में आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं कि रोमन क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन। तो ये जब आप एसी बॉक्सर की बुक पढ़ेंगे तो पहले 2 चैप्टर में ही आपको मिलेगा कि इसका सही आंसर क्या है 597। तो टेंथ का आंसर हो गया आपका डी। मैं आते हैं 11th पे। ये अगेन आपका लिटरेचर का है। मैंने कभी कभी ऐसा करूँगा मैं कि ग्रामर का पार्ट ज़्यादा रखूँगा, कभी लिटरेचर का पार्ट ज़्यादा रखूँगा, कभी फोनेटिक्स और हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा रखूँगा। इस तरीके से आप सबसे एकदम सारे पैटर्न आपके दिमाग में रहेंगे, आपके लिए कुछ भी नया नहीं आएगा कि आप वहाँ चौंक जाएंगे अरे ये क्या हो गया। ये मान के चलिए कि ग्रामर आपका पेपर 2 में स्पेशली ग्रामर कम ही आएगा, 30 से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा ग्रामर नहीं आएगा। उसके बाद लिटरेचर से आएगा, हिस्ट्री और फोनेटिक्स से आएगा। इन सबको मिला के आपका अच्छा खासा रहेगा, कम से कम 65 तो रहेंगे ही। ये लिटरेचर, हिस्ट्री, फोनेटिक्स मिला के 60 to 65 क्वेश्चन ईजिली रहेंगे। ठीक है, तो इस पे भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। तो 11th का क्वेश्चन कहता है कि नीलकंठ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फेमस वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। चलो ये तो अच्छी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने नाम दे दिया, तो गीतांजलि उनकी फेमस है, यही होगा। नहीं होगा, ये कैसे होगा। गीतांजलि आपके सिलेबस में है क्या? मैंने आपको पहले भी कहा है, कई बार कहा है, आपके सिलेबस में जितने वर्क्स हैं उसके ऑथर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो उसमें से कुछ पहले तो ये देखना है कि गीतांजलि के अलावा शायद ही किसी को कुछ पता होगा, लेकिन जिसने पढ़ा है, जो जानता है, उसे पता है कि कास्ट अवे भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है, वो हमारे सिलेबस में है। ये दोनों तो क्या है, किसी को नहीं मालूम, ये तो कोई भी आके लिख दे रहा है और अपने आप को नॉवेलिस्ट बोलने लग रहा है, क्या ही बोल सकते हैं। तो नीलकंठ कौन है? वो वही शिपरेक्ट बच्चा है जो उस तूफानी रात में उस बोट से बच के आता है। तो वो किस में है? वो कास्ट अवे में है। तो 11th का आंसर हो गया डी। फिर आता है 12th पे। ये आपका वोकैब से आ गया, सिनोनिम फॉर जीलस। जीलस का मतलब क्या होता है? जीलस का मतलब होता है एंथुजियास्टिक। तो 12th का आंसर हो गया है। इसको भी आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैंने बोला था वैसे भी करेंगे, तब भी आप इसी पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव है, ये अकेला पॉजिटिव है, और तो यही आंसर होने के चांसेस हैं। और जिसको पता है उसको तो पता ही है, जीलस का सीधा सीधा मतलब होता है एंथुजियास्टिक। तो 12th का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 13 पे। 13 कहता है fill in the blanks. He denied having any dash with the terrorist. लोन लिया था क्या? हेल्प लिया था क्या? सिंपैथेटिक था क्या? एसोसिएशन था क्या? तो लोन हो नहीं सकता है, एनी हेल्प नहीं, एनी हेल्प होता तो हो सकता है, सिंपैथेटिक नहीं हो सकता, एनी सिंपैथी होता तो हो सकता है। तो उसका बेस्ट आंसर क्या है? डी। 13 का आंसर डी है। ठीक है, तो 14 पे ये अगेन आपका लिटरेचर का पार्ट है कि है वदना जो आपका है, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि गिरीश कर्नाड ने लिखा है, उसमें जो पर्सन विच कम्स टू द नरेटर फॉर हेल्प हैज हेड ऑफ विच एनिमल, कौन सा एनिमल है। तो ये तो आप है वदना को जब आप पढ़ोगे तो पाओगे, और जब आप उसकी एक्चुअली में जब बुक भी देखोगे तो उसमें फ्रंट पेज पे जो फोटो है वो भी उसी की है। वो किस एनिमल की है? तो जी हाँ, वो हॉर्स की है। 14 का आंसर हो गया ए। 15 पे। 15 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के ही रूप में ग्रामर के कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यही करता है सीजीएल।
आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कभी ये ग्रामर के रूल पूछ लेगा, कभी वो पूछ लेगा, कभी प्रोनाउन क्या लगेगा, कभी ये क्या लगेगा, कभी प्रिपोजिशन क्या लगेगा, ये सब पूछ लेगा। टेंस के बारे में भी पूछ लेगा फिल इन द ब्लैंक्स करके। ठीक है, तो द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास व्हाट सेंस सेंट सेंस सेंस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। सेंट्स तो मतलब अमेरिकन डॉलर का पैसा है वो। तो 15 का आंसर हो गया आपका बी। हो जाता है 16 पे। 16 है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको पढ़िए, लंबे लंबे हैं, इनको सॉल्व कीजिए। He won't receive any better choice than this from anywhere. Any better choice won't be received by him, ये हो सकता है। Any better choice wouldn't, ये won't है तो wouldn't नहीं होगा। Shouldn't तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर ये won't है। Any better choice won't be received by him than this from anywhere. Any better choice won't have been, ये नहीं हो सकता। तो 16 का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, हो जाते हैं 17 पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, इसका भी आपको आदत होना चाहिए। इजी क्वेश्चंस की भी आदत होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे सीरीज जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर आएंगे, मतलब इससे ऊपर का लेवल पे तो नहीं जाएगा। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही हाई लेवल का करा दूं कि आपको और छोरी ना पता चले और कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाए। इस लेवल का आप बना के जाएंगे तो आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रहेगा, और एग्जाम देते हुए भी आधे घंटे में, 1 घंटे में जैसे-जैसे बीतते जाएगा आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता जाएगा। अरे यार! इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, आराम से हो जाएगा। और आपका पेपर 15-20 मिनट पहले ही पूरा हल्का से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, करेक्ट स्पेलिंग किसका है? मोनोटोनस नहीं, डिटरमाइंड नहीं, ई होना चाहिए, मिसलेनियस हाँ, ये सही है। डिज़ास्ट्रस ओ होना चाहिए, ओ यू दोनों होना चाहिए। तो 17th का आंसर हो गया सी। 18th पे आ जाते हैं। ये अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस है। बेस्ट तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जैसे कि आपके सामने नया क्वेश्चन मैं फ्लिप करता हूँ, आप पॉज करें और अपने तरफ अपने नोटबुक पे या कहीं भी जहाँ भी लिख रहे हैं वहाँ पे लगा लें कि भैया 18 का मैंने ए बी सी डी या ई जो भी लिखा है वो लिख लिया, और फिर उसको मिलाएं। और उस तरीके से फाइनली जब 25 के 25 क्वेश्चन हो जाए तब आप खुद को मार्क्स खुद ही दे दें। राइट क्वेश्चन के 3 नंबर दे दें और गलत होने के -1 डिडक्ट कर लें। ठीक है, उस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप कितने सही होते जा रहे हैं। अगर आपके इस तरीके के सेट में 20 प्लस आ रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उसी तरीके से फॉलो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 24-25 आ रहा है तो माशाल्लाह आपकी क्या बात ही है, कि तैयारी तो शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है तैयारी में। ठीक है, तो अब 18th में आ जाते हैं। 18th कहता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में करना है उसको। एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस। अस तो हमारे द्वारा इंक्वायरी, डिमांड इज है तो प्रेजेंट टेंस में ही है। तो वी डिमांड एन इंक्वायरी, वी आर डिमांडिंग, वी हैव डिमांडेड, वी विल डिमांडेड। तो कौन सा सही है? 18th का ए। ठीक है, अब आ जाते हैं 19th पे। 19th का इडियम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। Two neighboring nations have a moot point after the Cold War. Matter to celebrate, matter to of dispute, joint projects, a common ally. इस तरीके के जब सेंटेंस में आपको इडियम दिया रहेगा तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर सीधे सीधे इडियम दिया रहे तो उसका आपको मतलब पता होना ही चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस बेस दिया रहता है तो आपको थोड़ा सा एक एज मिल जाता हो, क्या कि आपको जब एकदम थोड़ा बहुत आइडिया नहीं हो तो आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या लगना चाहिए। टू नेबरिंग नेशंस हैव, क्या होना चाहिए कोल्ड वॉर के बाद? सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे कोल्ड वॉर के बाद, कोई जंग लड़के आया तो इतना भी नहीं है कि सेलिब्रेट करेंगे। जॉइंट प्रोजेक्ट्स हो सकता है, कॉमन अलाई भी हो सकता है, तो इसमें चांसेस बन जाते हैं। लेकिन आपको जब पता है कि भाई मूड पॉइंट क्या है, तो आपको पता है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है, तो भाई ये सही बन रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद दो नेबरिंग कंट्रीज में एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट रह ही गया है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, आपको अपने वोकैब पे और इडियम्स पे भी ध्यान देना होगा, और वो 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, वो साथ में ही चलता है। कितना भी करो, आपको अगर 50 करने हैं तो वो 1 दिन में आप नहीं कर सकते हो। 50 करने हो या 5,000 करने हो, मैटर नहीं करता। आप रोज़ अगर उसको इक्वली डिवाइड कर लोगे, जैसे आपको एक टारगेट लिया है, आपने एक बुक लिया है, उसमें 1,000
वो कैप है, सब कुछ मिला के मैं बोल रहा हूँ, वो कैप प्लस इडियम्स 1000 है। तो बजाय कि इसको एक हफ्ते में या दो 4 दिन में करने के, आप रोज उसको थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते की, अभी से भी जितना टाइम है हर हफ्ते में डिवाइड कर लो कि मुझे 100 करके हर हफ्ते में जाना है। तो उस तरीके से आपका रोज का भी हो जाएगा। रोज आपको 15 से 20 मिनट उसको देना है, और इस तरीके से आपका इम्प्रूव होते जाएगा, वो कैप उतनी जुड़ते जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, तो 19th का आंसर हो गया बी। आते 20th पे। ये आपका लिटरेचर का पार्ट है कि विच वैरायटी ऑफ बिग फिश इज गॉट एंड टाइड टू बोट बाय सैंटियागो इन द नोवेला ओल्ड मैन एंड द सी। तो आप कमेंट में ये लिख के बताइए कि ओल्ड मैन एंड द सी लिखा किसने था। ये सैंटियागो इसमें वही है, बूढ़ा, बहुत बुजुर्ग आदमी जो मछली पकड़ के लाता है। वो क्या लाता है? शार्क लाता है, डॉल्फिन लाता है, कैटफिश लाता है या मर्लिन लाता है। जिसने भी पढ़ रखा है उसे एकदम ये क्लिक कर जाएगा सीधे सीधे कि वो क्या लाता है? मर्लिन लाता है। 28 का आंसर हो गया डी। अब आते हैं पैसेज पे। पैसेज में आपके लिए, आप पॉज करिए और पैसेज को एक बार पढ़िए, फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये पैसेज का पेज 1 है। आई होप आपने पॉज करके इसको पढ़ लिया होगा। अब आ जाते हैं पेज 2 पे। ये पेज 2 है। आई होप आपने इसको भी पढ़ लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, व्हाई डू सीरियन रेफ्यूजीज प्रेफर टू टेक शेल्टर इन टर्की? क्योंकि टर्की एक ब्यूटीफुल कंट्री है। टर्की नियरेस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री टू सीरिया है। टर्की प्रोवाइड्स द रेफ्यूजी विथ ऑल एमिनिटीज। टर्की हैज अ लार्ज एरिया फॉर अकोमोडेशन। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है बी। इसका आंसर आपको सेकंड पेज के फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। मैं इतना भी आपको हेल्प कर दे रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा आपको आंसर। वो आपको जाके वापस से बैक जाके देखना है तो आपको मिल जाएगा, वही सही है। ठीक है, 21st का हो गया बी। अब आते हैं 22nd पे। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न डिजास्टर कौन सा है? एक्सेप्ट एक, बाकी सब है एक्सेप्ट एक। अर्थक्वेक एंड फ्लड्स तो खुद नेचर से ही आते हैं। सिविल वॉर, हाँ हाँ, ये बंदे करते हैं। वायलेंस एंड परसिक्यूशन, ये भी बंदे करते हैं। आर्म कन्फ्लिक्शन, ये भी बंदे करते हैं। तो कौन से बंदों के हाथ में नहीं है? अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, ये नेचुरल डिजास्टर में। तो 22nd का हो गया ए। आ जाते हैं 23rd पे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन देयर होम कंट्री आर इन टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान, इथियोपिया। तो ये इसका आंसर आपको सेकंड पेज के लास्ट लाइन में मिलेगा, जो है इथियोपिया। ठीक है, और 23rd का डी। अब आता है 24th पे। द पैसेज इज मेनली अबाउट इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। नहीं, बात तो बाहर भी जाने, रिफ्यूज, दूसरे कंट्री में रिफ्यूज लेने वालों की बात हुई है। डिस्प्लेस पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, ये हो सकता है। रिफ्यूजीज इन होस्ट कंट्रीज, नहीं, बहुत कुछ बातें हुई हैं कि कैसे डिस्प्लेस होते हैं, क्यों डिस्प्लेस होते हैं, कहाँ कहाँ डिस्प्लेस होते हैं। तो ये सब कुछ होस्ट की बात नहीं हुई, जहाँ से रिफ्यूजी जाते हैं वहाँ की भी बात हुई। पीपल डिवास्टेटेड बाई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर, इसकी भी बात हुई है, एक पार्ट है, लेकिन रेफ्यूजी का ज़्यादा पार्ट है। भैया डिस्प्लेस क्यों होते हैं? तो सबसे सटीक आंसर इसका है बी। तो आपको एग्जाम में ये बात ध्यान रखना है कि अगर 2-3 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं तो आपको सबसे सटीक आंसर देना है। इसकी एक अंडरलाइन बात यही होती है कि आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है। एमसीक्यू का ये एक हिडन, मतलब बिटवीन द लाइंस की बात कह सकते हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 24th का आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं 25th पे और अपनी लास्ट क्वेश्चन पे। Which statement is not true according to the passage? More than a million Ethiopian people were displaced. ये सही है। There are ये भी सही है। There are 3.7 displaced people within its border. ये भी सही है। 1.7 million people from Syria have been displaced till now due to war. ये गलत है। ठीक है, ये आपको सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा इसका आंसर। तो 24th का कौन सा मतलब सही आंसर है? डी। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड कंप्लीट हो गया। आई थैंक यू एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर कंप्लीटिंग प्रैक्टिस सेट 3। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो। या आपके जो भी इश्यूज हैं या जो भी आपके फीडबैक हैं कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट।
और मैं होप करता हूँ कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से होती है और मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको रैंक लाने और आपको अपने ड्रीम पोस्ट तक जाने में बहुत हेल्प करे। ठीक है, इसी के साथ हम इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।